जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों मेरे 23 लेक्चर ऑलरेडी करंट अफेयर के हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में डाल दिए, तो आप वहां जाकर मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं और कक्षा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज दोस्तों 24 नंबर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्यारे से कोट के साथ। कि कोट दोस्तों ये है कि अगर आप जीवन में निखरना चाहते हैं तो आपको पहले बिखरना होगा। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यही है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। हर किसी की लाइफ एक ट्रैक पे नहीं चलती है। कभी आप खुश होंगे, कभी फैमिली में दिक्कत होगी, या आपकी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आएगी। तो दोस्तों ये अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जितने आप दोस्तों बिखरोगे उतने ही आप निखरोगे। बस शर्त ये है कि आप उन चीज़ों को कैसे टैकल करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों आज मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, तो आप उनको ध्यान से सुनिएगा और आप अपने नोट्स बनाते हुए चले। अगर नोट्स नहीं बनाने तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन तो मैंने ढूंढ लिया है। पहले मैं दोस्तों अपने जैसे अपनी बोर्ड है ना, इसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करती थी टेलीग्राम पे, लेकिन अब से क्या करती हूँ, जैसे जो भी क्लास लेती हूँ उसके जो मैं नोट्स बनाती हूँ अपने हैंड रिटन नोट्स, उनकी पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। उनको क्या करना आप, क्योंकि पेजेस पे लिखती हूँ मैं, अच्छे से नोट्स बनाती हूँ की पॉइंट्स में, तो आपको क्या करना है, उनकी पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। संडे तो आप सभी को पता है प्रीति मैम क्लास नहीं लेती है, तो संडे उनकी पीडीएफ निकलवा के आप अपने नोट्स तैयार करते हुए चले। जैसे कुछ भी नई चीज़ें होती है ना, उससे रिलेटेड, जैसे कोई स्टेट की बात हो रही है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। दोस्तों पहले क्वेश्चन लिया मैंने, हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष, क्या दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको अपने माइंड में बैठा लेना है, क्योंकि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। पहले कौन थे, पहले थे सौरव गांगुली। अब सौरव गांगुली का किसने स्थान लिया मैं वो बताने जा रही हूँ। अगर आए क्वेश्चन में हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन बना है, तो दोस्तों ये बने हैं रोजर बिन्नी। कौन दोस्तों, रोजर बिन्नी। ये आपको नाम ध्यान में रखना है। कौन बने हैं दोस्तों, रोजर बिन्नी। और ये कब बने हैं ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये अभी अक्टूबर सन 2022 में बने। क्या दोस्तों, अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, क्या है क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, ये कौन बने हैं। 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, सौरव गांगुली, रोजर बिन्नी, 1-2 और ऑप्शन में होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर, जो अक्टूबर है अक्टूबर अभी गया, अक्टूबर सन 2022 में रोजर बिन्नी जी क्या बने हैं, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसे भी आ सकता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया, क्या दोस्तों, रोजर बिन्नी ने किन का स्थान लिया। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है सौरव गांगुली जी का, सौरव गांगुली जी। इनसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये थे सौरव गांगुली। दोस्तों वॉइस को लेके थोड़ा कोऑपरेट करना, आप सभी को पता है थोड़ी तबीयत नासाज चल रही है। कल परसों तो क्लास ली नहीं थी, कल 3 क्लासेस ली थी। अपना करंट अफेयर की तो करा ही रही हूँ, जीएस सेकंड यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस के लिए करा रही हूँ। उसकी भी दोस्तों जीएस सेकंड की अपनी 21 क्लासेस हो चुकी है, तो आप मेरे चैनल ईपीएस पर जाकर देख सकते हैं। और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी स्टार्ट करा दे यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस के लिए। तो दोस्तों कल से मैंने हिस्ट्री भी स्टार्ट करा दी है, तो वो भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों कल 3 क्लास ली थी, तो गले में थोड़ा पेन है और मतलब उतनी शायद क्लियरिटी से आवाज़ नहीं जा पाएगी। मैं कोशिश करूँगी इतनी कि आप तक आवाज़ अच्छे से पहुँचे, तो थोड़ा 1-2 दिन कोऑपरेट करना, हो जाएगी ठीक प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया बीसीसीआई वाला। अगर बीसीसीआई दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, कोई नहीं दोस्तों, एक गले में बहुत दिक्कत हो रही है खांसी की वजह से। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन, बीसीसीआई के अगर आपसे नए अध्यक्ष पूछे तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है रोजर बिन्नी। अगर ये आ जाए कि इन्होंने किसका स्थान लिया, तो आपको ध्यान रखना है सौरव गांगुली। इससे पहले
कौन थे बीसीसीआई के अध्यक्ष? तो ये थे सौरव गांगुली। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कब बने नए अध्यक्ष, ये भी ध्यान में रखना है। कई बार मंथ से पूछ लेते हैं कि अक्टूबर सन 2022 में बने, अक्टूबर सन 2021 में बने। तो बस आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि भाई अक्टूबर सन 2022 में ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस राज्य में स्थित है? क्या दोस्तों? वीरांगना, क्या दोस्तों क्वेश्चन को सुनिएगा अच्छे से, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा, पूछा गया है ये किस राज्य में है? आपको फोकस क्या करना है, की पॉइंट क्या है? वीरांगना टाइगर रिजर्व। क्या दोस्तों? वीरांगना टाइगर रिजर्व, ये जो हाल ही में चर्चा में है कि ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये स्थित है, वीरांगना आए तो दोस्तों आपको लगाना है ये है अपना एमपी राज्य में स्थित। कहाँ पर दोस्तों? ये है अपना एमपी राज्य में स्थित। वीरांगना अगर आए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में काफी चर्चा में था, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है दोस्तों एमपी। क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नवंबर सन 2022। क्या दोस्तों? नवंबर सन 2022 में होने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास सन 2022 की, क्या दोस्तों? सन 2022 की मेजबानी कौन करेगा? अगेन दोस्तों, ये दोस्तों मैंने आपको हर वीडियो जैसे भी मैं करंट अफेयर की करवा रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ, जो ये सैनिक अभ्यास होते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ना सिर्फ स्टेट लेवल के पीसीएस बल्कि यूपीएससी लेवल तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये मालाबार वाला तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस पे अपना 3 स्टार लगा ले। ये आपको किसी यूपीएससी या किसी ना किसी स्टेट लेवल के पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नवंबर सन 2022 में हुआ है ये अभी मालाबार नौसेना अभ्यास। क्या दोस्तों? अभी नवंबर सन 2022 में हुआ है मालाबार नौसेना अभ्यास। तो ये पूछा है कि इसकी मेजबानी, सन 2022 वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसकी मेजबानी करेगा सन 2022 वाले की जापान। कौन करेगा दोस्तों? जापान। अब दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि जो भाई सन 2022 वाला मालाबार नौसेना अभ्यास है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? अपना जापान। और इससे पहले, क्योंकि आप सभी को पता है जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं दोस्तों, उसमें मतलब वैसे तो कहते हैं कि 1-1.5 साल की करंट अफेयर आती है, लेकिन देखा गया है कि कई बार 2-2 साल की करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं। तो जैसे हम अभी ये कर रहे हैं कि भाई सन 2022 में मालाबार जो नौसेना अभ्यास है, इसकी मेजबानी अपना कौन करेगा? जापान। तो अपने को 21 का भी पता होना चाहिए कि जो 21 में मालाबार नौसैन्य अभ्यास हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी यूएसए ने, सन 2021 की थी यूएसए, मतलब कि अमेरिका ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपने को ये तो पता चल गया कि 22 में अपना जापान ने मेजबानी की और इसमें 21 में की थी यूएसए ने। अब मैडम ने ये तो बता दिया कि भाई मेजबानी इन ने की, लेकिन ये जो मालाबार है, ये नौसैन्य अभ्यास है क्या? मतलब इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? क्योंकि और जैसे हमने करा कि अपना ये हो गया खंजर सैन्य अभ्यास हो गया, या 1-2 और है, तो इनके मैं साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ। ऐसे ही ये मालाबार है। अब जैसे खंजर है वो किसके साथ है, वो मैंने पिछली क्लास में आपको कराया, ठीक है। और भी है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, एक तो तबीयत की वजह से। तो जैसे भी आते जाते तो मैं अपडेट करती हुई जा रही हूँ। जैसे खंजर हुआ था ना रिसेंटली, तो वो मैंने आपको बता दिया था। अभी जैसे मालाबार है तो इसको अपन करते हैं मालाबार। मालाबार दोस्तों ये 4 देशों के साथ है। क्या दोस्तों? जो मालाबार नौसैन्य अभ्यास है, इसमें 4 कंट्री शामिल है। ये कौन कौन सी है दोस्तों? ये है भारत, मालाबार में जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। क्या दोस्तों? अगर आ जाए मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल है, तो आपको ध्यान में रखना है, अपना भारत तो है ही, भारत के साथ जापान, यूएसए और आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया। अब आप इसको, जैसे ये है कि भाई 21 में कहाँ पर हुआ, 22 में, अब आप कैसे ध्यान में रखेंगे? देखो भारत जापान का रखना कि भाई 22 वाला तो
जो मेजबानी है ये अपना जापान करेगा और यूएसए ने किया था सन 2021 में। तो आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बंगाल की खाड़ी में आए, क्या दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितांग, फोकस करना है आपको सितांग पर, सितांग का नाम किस देश ने दिया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, अभी बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया है, चक्रवाती तूफान सितांग। सितांग दोस्तों कल की क्लास में भी मैंने आपको कराया था, जो ये चक्रवाती तूफान होते हैं जो जैसे अरब खाड़ी में, अरब सागर में आ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में आ रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ इनके नाम कि जैसे सितांग है वो कहाँ पर आया, तो हमें पता होना चाहिए ये बंगाल की खाड़ी में आया। इनसे तो क्वेश्चन दोस्तों बनते ही हैं, ये भी बनता है मोस्टली इनके दोस्तों, मैंने नामकरण से क्वेश्चन देखे हैं। जैसे कल की कक्षा में भी मैंने आपको नामकरण से क्वेश्चन कराया था, और आज की कक्षा में भी एक देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सितांग का नामकरण किसने किया। तो दोस्तों ये अपने को अच्छे से करते हुए चलना है। इनके नामकरण किए जाते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में आया ना सितांग, तो इसका पूछ लेंगे कि सितांग नाम किसने रखा, इसका नामकरण किसने किया। तो दोस्तों जो ये सितांग है इसका नामकरण किया थाईलैंड ने, क्या दोस्तों, थाईलैंड ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये सितांग ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो ये सितांग है ये चक्रवाती तूफान ये कहाँ पर आया, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो सितांग है ये चक्रवाती तूफान आया है अपना बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, कहाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में क्या आया, सितांग, आपको ध्यान में रखना है। सितांग, सितांग चक्रवाती तूफान अगर आ जाए कहाँ पर आया, बंगाल की खाड़ी में आया। इसका नामकरण मतलब इसका सितांग नाम किसने रखा, तो आपको ध्यान में रखना है, ये रखा है थाईलैंड ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इसरो, ये है अपना साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी को मैं अपडेट करती हुई चल रही हूँ और बताते हुए चलती हूँ कि जैसे दोस्तों करंट अफेयर का जो वेटेज है अपने स्टेट लेवल के पीसीएस में कितने का है, कम से कम दोस्तों 35 से 40 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आते हैं। और आप ये ना सोचे कि मैम इतना वेटेज तो नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होते हैं वो 20 से 25 आते हैं। 35-40 मैं इसलिए बोलती हूँ दोस्तों, जैसे साइंस एंड टेक है, इससे करंट में रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं। अपना इन्वायरमेंट हो गया, इससे करंट से रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में स्टेट लेवल में। और जो अपना ये इकोनॉमी है, इससे जैसे बजट हो गया और जो भी कुछ नई चीज़ें होती है, रेपो रेट घटना बढ़ना, आरबीआई की रेपो रेट, तो ये सब अगर हम करंट का लगा के चले दोस्तों, ये सब मिला के मैं 35 to 40 बोलती हूँ। तो ये ना समझे कि मैडम इतने भी नहीं आते हैं, तो ये काफ़ी रिसर्च करके बोलती हूँ, ऐसे ही हम कुछ नहीं बोल सकते हैं यूट्यूब पे। तो पहले इंसान सर्च करता है, रिसर्च करता है कि भाई कैसे कैसे PYQ में पूछे गए हैं, तो तभी हम कुछ बोलते हैं। तो आप ऐसे XYZ में नहीं लेना है, अगर यकीन ना हो तो आप PYQ देख सकते हैं। अगर आप लगाएंगे ना साइंस टैक और इन्वायरमेंट के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैडम सही बोल रही थी कि इन सबको अगर हम मिलाते हैं तो 35 to 40 क्वेश्चन अपने डायरेक्ट करंट अफेयर से बन जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ये है इसरो का, अब इसरो का ये क्वेश्चन हो गया साइंस एंड टेक से, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आप समझिएगा। इसरो को आदित्य L1 मिशन, इसरो के आदित्य L1 मिशन की प्रधान वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। यह मिशन किससे संबंधित है, डायरेक्ट दोस्तों यही है इसरो का। ऐसे भी आ सकता है कि जो आदित्य L1 मिशन है ये किसका है, इसरो का है, DRDO का है। तो दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, मैं आपको समझाती हुई चलती हूँ कि भाई ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो दोस्तों जो अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना वो पकड़नी है कि भाई कैसे इसे और तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास में आपको पेन पेपर लेकर बैठना है। एक अपनी बोर्ड की लिमिटेशन है, जितने आप आते हैं दोस्तों, देखो एडजस्टमेंट है, ये दो मैंने यहाँ भी लिख दिए, खाली सी जगह दिखी, तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चन करा दूँ ताकि सबका बेनिफिट हो बच्चों का। तो दोस्तों जैसे ये है, अब मैं इसरो के बारे में आपको वैसे भी ओरली जानकारी दूंगी, इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी दूंगी, तो वो तो इसमें नहीं लिखा ना। तो आप जब मेरी क्लास करें अपना पेन पेपर लेकर बैठे, ये ना सोचे करें जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैडम डांट रही है, डांटने का दोस्तों कोई इरादा नहीं है। मैं सोचती हूँ आप अपना क्लास का बेनिफिट उठाए। अगर आप आधा घंटा
मेरी क्लास पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका आउटपुट भी मिले। तो आउटपुट कैसे मिलेगा, जब आप अपने नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे। अब जैसे ये है दोस्तों, हम मैं बता रही हूँ कि जैसे L1 है, ये अपना आदित्य L1 मिशन है, तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो L1 एल एल जो आदित्य L1 मिशन है, ये किसका मिशन है, इसरो का है, डीआरडीओ का है, एक दो और ऑप्शन में होंगे। तो आपको क्या लगाना है भाई, ये मैडम ने बताया था ये तो इसरो का मिशन है। जहां भी आपको आदित्य L1 मिशन दिख जाए तो आपको तो लगाना है कि मैडम ने बताया था कि भाई ये तो अपना इसरो का मिशन है। अब इससे क्वेश्चन आगे कैसे बनेगा कि भाई इसरो के आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम को नामित किया गया। ठीक है, नामित किसको किया गया, इसके प्रधान को, और प्रधान कौन है, शंकर सुब्रमण्यम। यह मिशन आगे जो आगे क्वेश्चन है उससे ही मेन है, जो की पॉइंट है, यह मिशन किससे रिलेटेड है, जो अपना आदित्य L1 मिशन है ये किससे संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है। ऐसे दे देंगे सूर्य से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है, तारे से संबंधित है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है, इसरो का आदित्य एल मिशन है, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, सूर्य से। किससे दोस्तों, ये अपना संबंधित है सूर्य से। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हो गया अपना सूर्य। किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये है अपना सूर्य से रिलेटेड। अगर अब कहीं पर भी आपको दिखे ना आदित्य L1 मिशन, तो आप समझ जाना कि प्रीति मैडम ने बताया था भाई ये तो अपना सूर्य से रिलेटेड है, इसरो का मिशन है ये। तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्मृति, क्या दोस्तों, किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में स्मृति, ये आपको फोकस करना है, स्मृति योजना सन 2022-23 की शुरुआत हुई। अगर दोस्तों आपको कहीं भी स्मृति योजना दिख जाए 22-23 वाली, तो इसकी शुरुआत पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है अपनी नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों, अपने नई दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्मृति योजना दिख जाए ना कहीं पर, स्मृति योजना 22-23 वाली, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये योजना शुरू करी गई है दोस्तों अपनी नई दिल्ली में। ठीक है, और अब ये भी जानकारी दे दूं दोस्तों, अगर ये आ जाए, उपराज्यपाल भी आपको दिल्ली के पता होने चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। कौन दोस्तों, विनय कुमार सक्सेना। सीएम के बारे में तो आपको पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल। पीएम के बारे में भी पता होगा। जो राष्ट्रपति जी है अपने अभी कौन है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं, ये सब मैंने आपको पहले जो मैंने करंट अफेयर की क्लास में ली है उनमें पूरा डिटेल में करा रखा है। उसको दोस्तों आपको अच्छे से कर लेना है। राष्ट्रपति से पक्का इस बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आपको वो एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। पिछली क्लासेस में मैंने पूरी डिटेल में सारी चीजें राष्ट्रपति के बारे में करवाई है। अब दोस्तों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 8 अक्टूबर सन 2022 को कहां पर पहला ग्लोबल ड्रोन, आपको फोकस करना है, ग्लोबल ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया। क्या दोस्तों, 8 अक्टूबर सन 2022 को कहां पर पहला, फर्स्ट, जो दोस्तों पहली चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो पहला नवाचार हो, पहला कुछ जैसे इनोवेशन होता है वो हो, तो पहले पे आपको फोकस करना है कि भाई ये पहली चीज हुई है, ये कहाँ पर हुई है। जैसे अब ये है 8 अक्टूबर सन 2022 को कहाँ पर पहला, फर्स्ट, ग्लोबल ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया चेन्नई, मतलब कि तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है क्वेश्चन, अगेन रिपीट कर रही हूँ, 8 अक्टूबर सन 2022 को कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो, क्या दोस्तों, ग्लोबल ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है ये हुआ है चेन्नई में। चेन्नई मतलब तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत का नया, क्या दोस्तों, भारत का नया। दोस्तों भारत में जितनी भी जैसे न्यू अपॉइंटमेंट होती है ना, जैसे मैंने कैग का कराया था आपको, कैग का अभी जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है वो मैंने अपडेट करवा दिया था। जो भी नई चीज होती है ना, मुख्य न्यायाधीश नए बने हो,
और अपने ये नए चुनाव आयुक्त, तो दोस्तों इन सब का अपने को पता होना चाहिए। आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, तो एकदम तो हम ये सारे याद नहीं कर सकते, उसका उसमें मिक्स हो जाएगा, उसमें का उसमें हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आज अपने अपने ने लिया है नया चुनाव आयुक्त, जैसे एक क्लास में मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त करवाया था, एक में मैंने मुख्य न्यायाधीश करवाया था। तो अगर हम रोज रोज ऐसे चीजें करते हुए चलेंगे ना, तो जून तक तो दोस्तों सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने माइंड में बैठ जाएंगी। ये नियुक्तियां दोस्तों, नियुक्तियों से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं कराती हूँ। देखो अब जैसे भारत का नया चुनाव आयुक्त बना है, अब चुनाव आयुक्त आपको पता है कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में तो अपना जो फैक्ट्स होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं कैसे, लेकिन इसका ये भी पता होना चाहिए कि भाई चुनाव आयुक्त में मैडम ने आर्टिकल वगैरह तो सब बता दिए, ये चुनाव आयुक्त है क्या। आप खुद भी दोस्तों माइंड में क्वेश्चन फ्रेम किया करो कि भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई आखिरकार नए चुनाव आयुक्त कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है, और न्यायाधीश कौन है, अपने मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी अपने को होनी चाहिए, तभी हम और अच्छे से डिटेल में चीजों को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। अब जैसे ये है भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त हुआ है, तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन नियुक्त हुआ है। ये हुआ है दोस्तों अरुण गोयल, अरुण गोयल। अब आप ये सारे नाम कैसे याद रखोगे, ये डिफिकल्टी होती है भाई, नए नए बनते रहते हैं कि अब ये बन गया वो बन गया, इनको मैडम लॉन्ग टाइम तक याद कैसे रखें। दोस्तों याद करने का सिंपल सा तरीका मैंने यही बताया, जैसे डेट होती है, तो डेट को आप कैसे याद करेंगे, आपकी फैमिली में किसी की डेट हो, और जैसे डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे 1945, 1987, 1997 में कुछ हुआ होता है, सन 2000 में कुछ हुआ होता है। तो जैसे फैमिली में आसपास भी डेट होती है ना, तो ऐसे याद रखो भाई उसका जन्मदिन, मतलब जब उसका जन्म हुआ था तब ये चीज हुई थी। तो आप ऐसे लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। और डेट का जैसे अगर 5 सितंबर है, 16 सितंबर है, 2 मार्च है, और अपना 11 जुलाई है, तो जैसे 11 जुलाई को किसी का बर्थडे और उसी दिन कोई महत्वपूर्ण दिवस है, तो आप ऐसे करके कि भाई उसका जन्मदिन जब आता है ना, इस दिन ये हुआ था, तो आप ना ऐसे करके दोस्तों लॉन्ग टाइम तक चीजों को माइंड में स्टे कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हम चीजों को रटते हैं, कोई चीज रट लेते हैं ना, तो वो बहुत कम टाइम पीरियड तक हम माइंड में अच्छे से रख पाते हैं। और अगर आप ऐसे चीजों को बैठा देंगे ना कि भाई इसका ये, अब जैसे अरुण गोयल है, इनका नाम है ये, भाई नए चुनाव आयुक्त बने, किसी का नाम आपके फ्रेंड का अरुण होगा, फैमिली में किसी का होगा, भैया का होगा, तो आप ऐसे ध्यान रखें कि भाई अरुण गोयल, अरुण नाम है उसका, भाई ये तो नए चुनाव आयुक्त है, ऐसे करके आप रिलेट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब वो चुनाव आयुक्त थोड़ी ना, लेकिन नाम तो है ना, नाम से आप उनको बुला ले कि भाई ये है, तो ऐसे आप लॉन्ग टाइम तक उनको माइंड में स्टेबल कर पाएंगे। जैसे अभी अपना है नए चुनाव आयुक्त कौन बने, तो आपको ध्यान रखना है अरुण गोयल। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत के पहले। अब देखो ये भी दोस्तों, जो पहला होता है ना, पहले भी कोई इनोवेशन होता है, पहले भी कोई नई चीज खुली होती है, पहला कोई संग्रहालय हो गया, पहला कोई नवाचार हो गया, तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो कैसा है, भारत के पहले डुगोंग, डुगोंग, तो दोस्तों ये पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मैडम ये डुगोंग क्या होता है। तो दोस्तों ये होती है समुद्री गाय। क्या दोस्तों, अगर आपको कहीं पर डुगोंग दिख जाए, जैसा कि यहाँ पर है, भारत के पहले डुगोंग, डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया। तो दोस्तों अगर डुगोंग आए ना, क्योंकि डुगोंग ये लगता है कि यार ये डुगोंग क्या है, जब हमें मतलब का ही नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को अच्छे से कैसे समझेंगे। तो दोस्तों पहले हमें मतलब का पता होना चाहिए कि ये डुगोंग क्या होता है। तो दोस्तों डुगोंग होता है समुद्री गाय को हम डुगोंग कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले डुगोंग मतलब कि समुद्री गाय, समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित अधिसूचित किया। तो दोस्तों ये किया है तमिलनाडु ने। किसने किया है दोस्तों, ये किया है, ये यहाँ पर है तमिलनाडु, मैप के थ्रू समझो, ये तमिलनाडु ने किया है, तमिलनाडु। ये आपको दोस्तों डुगोंग आए ना, पहला डुगोंग रिजर्व, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, ये आप इस पे 2 स्टार लगा ले डुगोंग का। दोस्तों मेरे को ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। भारत के पहले डुगोंग समुद्री गाय, जो समुद्री गाय होती हैं इनके संरक्षण, क्योंकि बात हुई है संरक्षण की। अब दोस्तों ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेट करके आपको किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में, या जो अपने ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एसआई के,
और ये अपने यूपीएसआई के, इसमें जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इसे अच्छे से कर लें। अब दोस्त ये ना समझे, कुछ मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे एसएससी के और ये सीजीएल सीपीयू के और यूपीएसआई वगैरह के जुड़े हुए हैं, तो वो ये ना समझे करंट अफेयर मैडम अपना यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस मतलब उन बच्चों के लिए करा रही है। दोस्तों ये क्लास सबको हेल्प करेगी, क्योंकि करंट अफेयर तो ऑलमोस्ट सेम होता है, और जैसे कुछ कुछ स्पेशल चीजें होती हैं तो स्टेट पीसीएस में मैं आपको इंडिकेट कर देती हूँ कि ये भाई वहाँ का यूपी का स्पेशल है, वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। अब जैसे बिहार की कुछ खबर आती है, तो दोस्तों अपना 12 जून को बिहार का एग्जाम है बीपीएससी का, तो जैसे भी अब मैं बीपीएससी की भी सोच रही हूँ, जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप बताना कमेंट करके कि मैं बीपीएससी की भी प्रिपरेशन शुरू करा दूँ, जैसे स्पेशल चीजें हैं तो मैं वो भी शुरू करा दूंगी। तो वो आपकी कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा मैं वो क्लासेस लेना कब से शुरू करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। 12 फरवरी को एग्जाम है ना बीपीएससी का। अब देखो डुगोंग आएगा ना, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, आपको लगाना है तमिलनाडु। डुगोंग जहां पर भी आया, संरक्षण की बात हुई है, तो आपको बस एक ही चीज माइंड में रखनी है कि मैडम ने डुगोंग का बताया था, डुगोंग तमिलनाडु, बस आपको ये ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, जो कि है भारत का सबसे बड़ा अभी रबड़ डैम बना है। भारत का, अगर ऐसा जाए, भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम, मतलब रबड़ से डैम बनाया गया है, ये किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये बनाया गया बिहार राज्य में। अब दोस्तों ये बीपीएससी का क्या हो गया स्पेशल, ये वहां के स्टेट का क्या हो गया स्पेशल, ये आपको बीपीएससी में 12 फेब को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही अंतर होता है, बस मैं बोलती हूँ ना हमेशा, जैसे स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं ना, उनमें यही डिफरेंस होता है कि वहाँ के स्पेशल का पूछेंगे। अब जैसे अपना यूपी का एग्जाम होता है यूपी पीसीएस का, तो वहाँ के स्पेशल का पूछेंगे कि भाई यूपी का मतलब जैसे राज्यपाल, ये सब तो अपन को नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, ये मतलब वहाँ पर जैसे अपना यूपी स्टेट है, यूपी राज्य है, उसमें कितने अपने जिले हैं, और वहाँ के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, तो ये सब जानकारी अपने को होनी चाहिए। वहाँ का राष्ट्रीय पशु पक्षी फूल, ये सब जानकारी होनी चाहिए। बाकी कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कितना वहाँ का, मतलब ये सब रेशो पता होना चाहिए, पॉपुलेशन कितनी है, इन सब से यही स्पेशल होता है। कुछ नया होता है वहाँ पर, जैसे कोई संग्रहालय खुल गया या कुछ नया खुला है वहाँ पर, तो और जैसे कुछ भी मतलब कुछ भी नया चीज होती है ना, यूपी का अगर कुछ भी नया हुआ तो वहाँ का स्पेशल हो गया, वो भौगोलिक कुछ खोज हो गई कि जैसे यूपी में कुछ ना कुछ अवशेष मिलते रहते हैं हड़प्पा से रिलेटेड, तो वहाँ का स्पेशल हो गया। तो यही अंतर होता है। अब जैसे बीपीएससी का है, बीपीएससी का एक तो ये हमें पता चल गया भाई, एक क्वेश्चन तैयार हो गया अपना कि सबसे बड़ा रबड़ डैम कहाँ पर खुला है, अपना ये खुला है बिहार में, ठीक है। और एक जैसे मिथिला मखाना का जब मैंने कराया था कि मिथिला मखाना को बिहार के जीआई टैग मिला है, तो वो वहाँ के अपना बिहार का स्पेशल हो गया, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अभी 12 जून को एग्जाम है, तो जो भी मेरे साथ स्टूडेंट बीपीएससी के जुड़े तो वो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मतलब कमेंट करके बताना कि मैम आप बीपीएससी का भी हमें करवा दें, तो मैं वो भी करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वैश्विक नवाचार। अब दोस्तों आप सभी को मैं हर क्लास में यही बताती हूँ जब भी मैं इंडेक्स से क्वेश्चन कराती हूँ कि ये इंडेक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ये इंडेक्स से दोस्तों स्टेट लेवल के पीसीएस और यूपीएससी में अपने को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ ये नवाचार से लिया है, जैसे भूख सूचकांक हो गया, जेंडर गैप हो गया, ये इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये दोस्तों 10 से 15 इंडेक्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सन 2022 में इनका जैसे भारत का कौन सा स्थान रहा हंगर इंडेक्स में, सन 2021 में क्या हो रहा, और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है। तो दोस्तों ये इंडेक्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे जो भी आता जाता है अपडेटेड, मैं वो अपडेट करवाती जा रही हूँ। लेकिन क्या करेंगे ना, जनवरी फरवरी में मैं एक दिन पूरे जितने भी महत्वपूर्ण लगेंगे ना, 15 लगा लो, हाँ 12 से 15 के बीच में महत्वपूर्ण है, वो अपना लेंगे एक दिन, बोर्ड पे सारा आपको समझा दूंगी कि इन्हें जारी कौन करता है, हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है, जो अपना जेंडर गैप है इनको जारी कौन करता है, भारत की रैंक क्या है, और विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है। तो उस दिन कर लेंगे, घबराने की बात नहीं है कि मैडम, क्योंकि डाटा ऐसा ही होता है ना दोस्तों, माइंड से स्लिप हो जाता है और याद भी नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम जनवरी फरवरी में अच्छे से कर लेंगे। तो अभी तो अपडेट करते हुए चलते हैं, जो आ रहा है याद भी हो जाएगा। जैसे वैश्विक नवाचार इनोवेशन,
सूचकांक सन 2022 में भारत का पूछा है, भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों सन 2022 में रहा है 40वें नंबर का, मतलब कि 14th नंबर का। ये आपको ध्यान रखना है। ये बात हो रही है नवाचार की, वैश्विक नवाचार सूचकांक की और सन 2022 की। अब हम 21 का भी जान लेते हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों बताया अपने जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं ना, ये कई बार 2-2 साल की करंट अफेयर से पूछ लेते हैं, तो अपने को 1 साल का जो पीछे का होता है उसको भी करते हुए चलना है। अब जैसे सन 2021 वाला है दोस्तों, ये है 46 नंबर पे था भारत। अब दोस्तों ये तो हुआ सन 2022 की बात। अब करते हैं, और था भारत का स्थान क्या रहा। अब पहले स्थान पर वैश्विक नवाचार में देश देख लेते हैं कि वैश्विक नवाचार सन 2022 में पहले फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश। अब बात हो रही है देश की। अब दोस्तों की पॉइंट यही है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये देख लेना कि भाई भारत का नवाचार पूछा है या देश का, मतलब देश में प्रथम कौन है पूछा, या भारत का प्रथम, मतलब भारत का कौन सा स्थान। ये इसकी पॉइंट पे दोस्तों आपको, जैसे मैं सर्कल करती हूँ ना, अभी से आप प्रैक्टिस करते हुए चले तो आपको सर्कल कर लेना है कि भाई पहला भारत का पूछा है या देश का प्रथम पूछा है। अभी तो हमने पहले में किया कि भाई नवाचार में भारत का कौन सा स्थान रहा। अभी कर रहे हैं कि वैश्विक नवाचार में देश में प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो दोस्तों देश में रहा था अपना फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड। क्या दोस्तों? स्विट्जरलैंड। ये दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको मेरी करंट अफेयर की क्लास से काफ़ी मदद मिल रही होगी। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लिए तो इसलिए बोलती हूँ कि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ आपके फ़ोन की घंटी बज जाए और आप अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाए कि भाई आ गई प्रीति मैम की क्लास, अब हमें डिस्टर्ब ना करो, अपने को नोट्स बनाने हैं। तो दोस्तों ऐसी ही आपको तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है दोस्तों, ताकि हम गांव-गांव तक शिक्षा का प्रसार कर सके। और जो मेरे छोटे बहन भाई या हमसे बड़े, उनका सपना है एक आईएएस आईपीएस या डीएसपी या फिर एक सरकारी नौकरी एसएससी में एसआई सीपीओ, ये अपना यूपी में एसआई निकालने का, ताकि दोस्तों हम उनके सपने में थोड़ा सा योगदान दे पाए और उनका सपना मात्र सपना ना रहे, वो अपने सपने को साकार कर पाए। तो दोस्तों टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, तो वो आपको जाके ज्वाइन करना है। आपको पीडीएफ शाम तक कल की क्लास की भी और आज की भी मिल जाएगी। दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं पीडीएफ नहीं बना पाई। कंटेंट तैयार करना था आज की क्लास का, तो नाइट में लेट नाइट तक किया था, फिर क्योंकि क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। पीडीएफ तो मैं डाल दूंगी, आप चिंता ना करें इस चीज़ की, शाम तक डाल दूंगी। ये अभी मेरे को 2 क्लासेस और लेनी है, इनके बाद वो क्लासेस करवा के मैं जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं पहले पीडीएफ ही डालूंगी, देन मैं कुछ और तैयार करूंगी आपके लिए। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ऐसे ही सपोर्ट बना के रखें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।